मक्के की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें दिन और रात का तापमान अधिक हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बस्तर के पठार और सरगुजा के मैदानी भाग की जलवायु बहुत उपयुक्त है इसके लिए। साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी अब मक्के का विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण इसके लिए उपयुक्त दशाएँ छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों में पाई जाती हैं। अगर ज़मीन या मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती जो है हर प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है। बलुई से चिकनी भारी मिट्टी में उच्चहन भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें अधिक पैदावार ली जा सकती है। साथ ही इसमें बलुई दोमट मिट्टी ये सर्वोत्तम होती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर लवणता क्षारीयता की बात करें तो इसके लिए लवणता क्षारीयता नहीं होनी चाहिए। पीएच मान जो है 6 से 7 होना चाहिए, और ज़मीन में या मिट्टी में जो है पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, वायु संचार अच्छा हो, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन में आप मन के स्वागत है। यह बात ला आप मन भली बात ही जानते हो संगवारी हो कि एक स्वस्थ शरीर पर पौष्टिक आहार लेना बहुत ही जरूरी है। फिर संगवारी हो पौष्टिक आहार ला उगाए बर एक अच्छा कृषि प्रणाली का होना भी जरूरी है। संगवारी हो आज हमन जानबो कि कैसन ढंग के आप मन पौष्टिक अनाज के उन्नत खेती कर सकते हो। संगवारी हो ये विषय में आप मन ढेर अपन प्रश्न घलोक हमार जेन डॉक्टर साहब ओकर से पूछ सकते हो हमार टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमार टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। और ये विषय में संगवारी हो ढेरकन चर्चा और गुड़ बात करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर साक्षी बजाज, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कापा महासमुंद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे हमारा किसान भाई मन के फ़ोन आवा है ओकर ले पहले हमन जानबो कि ये जन पौष्टिक अनाज हवे ये का होथे और कौन कौन से अनाज हम पौष्टिक अनाज कहथन और आज के वर्तमान समय में एकर का आवश्यकता है। सर्वप्रथम मैं अपनी वार्तालाप शुरुआत करने से पहले
मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे विशेषज्ञ के रूप में चुना और आमंत्रित किया। मैं उन किसान भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे आगे सुनेंगे। पौष्टिक अनाज, जिसे हम स्मार्ट फूड, न्यूट्री सीरियल्स और सुपर फूड के नाम से जानते हैं। पौष्टिक अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, चेना, सावा और कंगनी, ये सारे आते हैं। जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, हरित क्रांति से पहले जितने भी ग्रामीण जो परिवार हुआ करते थे वो इनकी खेती करते थे और प्रतिदिन आहार में लिया करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद धान, गेहूं में क्रांतिकारी उसके उत्पादन में परिवर्तन आया। तो ग्रामीण परिवार ने क्या काम किया कि उनके जो थाली से पौष्टिक अनाज की जगह धान गेहूं आ गए। तो आज धान गेहूं कंटिन्यू खाते खाते देखा जाए तो हम भीषण जो समस्या हमारी कुपोषण की है और अदृश्य भूख जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में हो गई है जी इन पौष्टिक अनाज का सेवन ना करने की वजह से। और ये जो पौष्टिक तत्व जो मैंने आपको बताया, इनमें पौष्टिक तत्व मौजूद हैं जो हमारी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास में वृद्धि के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। जी बहुत सुखर आप जानकारी दे हो। अच्छा, हम छत्तीसगढ़ में ये जन पौष्टिक अनाज है, एमा से कौन से ऐसे अनाज है जेकर उत्पादन हमारे किसान भाई मन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकत है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो छत्तीसगढ़ में ये लघु पौष्टिक अनाज का जो एरिया है वो 63,000 एरिया क्षेत्र जो है वहाँ पे लघु पौष्टिक अनाज की खेती की जाती है। और जो पूरे भारतवर्ष का 13.7 यानी 13.7% है और पूरे भारतवर्ष का 4.9% उत्पादन छत्तीसगढ़ से लिया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में लघु पौष्टिक अनाज में रागी, कोदो और कुछ एरिया में हम कुटकी की भी खेती कर सकते हैं। जी जिसे आप बता हो कि कोदो और रागी के बात करत हन। जी मान लो कोदो और रागी की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर कौन कौन से प्रजाति है ओकर बारे में बताते हो। हम पौष्टिक अनाज की बात कर रहे हैं तो पौष्टिक अनाज से पहले जान लें हम कि इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की मात्रा ज़्यादा है। अब मैं आपको सबसे पहले बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में बताऊंगी। बायोफोर्टिफाइड ऐसी किस्में होती हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक जो तकनीक है उसके माध्यम से लैब में हम प्रजातियों में आयरन, जिंक और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे अभी 2021 में 2 रागी की जो प्रजातियां रिलीज़ हुई हैं उसमें एक CFMV1 है। रागी के 100 ग्राम बीज में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। डॉक्टर साहब रुकूँ एक बार, हमारा संगवारी भाई के फ़ोन आवत है। हेलो भैया, राम राम दा। हाँ राम राम भैया, राम राम। और डॉक्टर मैडम लग हमारे तरफ से जय जोहार। जय जोहार। जी भैया, आप मन अपन नाम बताओ भैया, कौन गांव ले बोला था? मैं खिलेश कुमार साहू, रानीगांव नगरी बोला था। जी खिलेश भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। ये जैसे कि अभी कोदो वगैरह लगाना है, कोदो है नहीं जी, उन्नत किस्म जो बीज है वो कौन कौन से है और हम लोग कहाँ से उपलब्ध होगी और एक लगाए के सही समय के बारे में पूछना जिससे डॉक्टर मैडम ने। जी बहुत बढ़िया है प्रश्न आपके। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो रिलीज वैरायटी है उसमें सर्वप्रथम इंदिरा रागी जो अभी 2021 में ही नोटिफाई हुई है। छत्तीसगढ़ रागी 03 वैरायटी है जो 100 से 110 दिन की अवधि की फसल है और इसमें आप उन्नत तरीके से खेती करके 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप इसमें उत्पादन ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ रागी की 03 जो वैरायटी है इसमें भी आप ये 100 दिन की वैरायटी है और इसमें आप उन्नत तकनीक से खेती करके 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का आप उत्पादन ले सकते हैं। और रागी और कोदो की बुआई जून
जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप कर सकते हैं। और देखा गया है कि जो किसान भाई हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव से बुआई करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्नत तकनीक का मतलब है कि आप छिड़काव से बुआई नहीं करें, लाइन सोइंग करें। ट्रांसप्लांटिंग की तकनीक को मैं बढ़ावा नहीं दूंगी क्योंकि उससे अभी जलवायु परिवर्तन हमारा एक मेन मुद्दा है जो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लाइन सोइंग करना है, छिड़काव से बुआई बिल्कुल नहीं करनी है। लाइन सोइंग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कतार में बुआई करते हैं तो जैसे कोदो है, कोदो को आप कोदो का 10 से 12 किलोग्राम बीज आपको प्रति हेक्टेयर लगेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है। और बीज ध्यान रखना है कि जो बीज है वो 2 सेंटीमीटर गहराई तक ही गिरे। जी डॉक्टर साहब, हम प्रजाति के विषय में बात करते हैं। हाँ, मैं बायोफोर्टिफाइड वैरायटी के बारे में बता रही थी। तो CFMV1 और 2 जो वैरायटी हैं, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि रागी के 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जी, इन जनरल सामान्य तौर पे। अच्छा। लेकिन जो ये बायोफोर्टिफाइड जो किस्म है इसमें 344 से बढ़ा के इसको 428 मिलीग्राम किया गया है। जो कैल्शियम समझ सकते हैं हम कि बोन के लिए कितना जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जैसे कि फीडिंग मदर को कैल्शियम का रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर साहब एक और फोन संगवारी के आते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते। जी क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला सो संगवारी? मैं रेखराम साहू कांकेर जिला चरमा ब्लॉक ग्राम मौरी से ग्राम पंचायत। जी साहू जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। हाँ जी, प्रश्न पूछो आप मन। ये कहा था कि ये फसल कटे के बाद रागी लगाना है तो कौन सा नस्ल के रागी, कौन सी कृषि है वो कहने का मतलब जी, और काने या सर्दी मौसम कटे के बाद लगाना है या सर्दी मौसम में भी लगाना है, शरद में? जी तो बिल्कुल आपके प्रश्न के जवाब डॉक्टर साहब दी ही। मूल रूप से हमारे संगवारी भाई के कहना है कि हमला समय के जो मेन समय है, कब लगाना है, शुरुआत कब करना है। तो एक संगे संग हम जमीन की तैयारी की भी बात कर लेते हैं कि जमीन की तैयारी कैसे करना है, कब शुरुआत करना है और ओला लगाना कब है। तो उमा हमारे संगवारी भाई के घलोक प्रश्न आ जाइए। जी तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि रागी और कोदो की खेती हमको जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम लगाने की तैयारी इसमें करते हैं। अब जो किसान भाई हैं वो पहली बार अगर रागी और कोदो लगाना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि रागी और जो कोदो है इसका बीज बहुत ही छोटा होता है, तो इसके लिए हमें ज़मीन की काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो जो किसान पहली बार लगा रहे हैं वो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई ज़रूर करें। गहरी जुताई करने के बाद जैसे ही जून के अंतिम सप्ताह में जब इसकी हम बुआई करते हैं तो उसके 1 हफ्ते पहले 2 या 3 बार या तो हैरो का यूज़ करें या कल्टीवेटर का यूज़ करें, उसका यूज़ करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद उसमें पाटा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही हम पाटा लगाएंगे तो खेत हमारा काफ़ी कुछ समतल हो जाता है। इसलिए खेत को समतल करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ताकि हम जो भी चीज़ मिट्टी में अप्लाई कर रहे हैं या मिट्टी में हम जैसे बीज लगा रहे हैं तो वो सामान्य मात्रा में गिरेगा, समान जगह में जाएगा। इसके बाद समतल होने का ये भी फायदा होता है कि उसमें हम जो पानी दे रहे हैं, जो हम खाद दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं या जो भी इनपुट हम उसमें लगा रहे हैं वो समान मात्रा में सब जगह फैलेगा और जो जर्मिनेशन यानी जो अंकुरण होगा वो समान होगा। जी बिल्कुल। जिसे हम डॉक्टर साहब बात करें कि एक जो पानी दे के स्थिति ल बता हो, एक अभी जो नवा किसान है एक बार ये नया फसल है, एक हिसाब से हमारा जल प्रबंधन का होना चाहिए, ये विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालते हो। जी, जैसे कि जून जुलाई में हम इसको लगाते हैं तो ये एक सूखा प्रतिरोधी और कठोर फसल में आती है। अच्छा। और छत्तीसगढ़ की नम और जो गर्म जलवायु है वो इसके लिए काफ़ी हद तक सुटेबल है। जी बिल्कुल। तो सिंचाई जैसे हम ये है, किसान भाई भी जानते हैं कि वो खेत को देख के समझ जाते हैं कि पानी लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो
खरीफ के टाइम में पानी लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर बरसात का अंतराल बढ़ जाता है तो आप अपनी फसल की कंडीशन देखकर आप पानी लगा सकते हैं। जब दूध भरने की स्टेज आती है उस कंडीशन में हमें पानी खेत में रखना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा था। हेलो 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 जी, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था भैया? मैं मदन लाल बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ, ये बोल रहा था कि ये मोट की अपन बुआई करते हैं ना जी, ये मोट होती है, मोट बुआई करते हैं ये। हेलो हेलो जी, प्रश्न पूछो भैया। ये बोल रहा हूँ कि मोट होती है, मोट हम बुआई करते हैं खेत में। हेलो, आवाज़ क्लियर नहीं है। चलिए, कुछ टेक्निकल समस्या हो ही होकर पीछे। जी, हमन बोलते रहे कि हम जल प्रबंधन के विषय में बात करते रहे। आप बताते रहे हो जल प्रबंधन में हमला कैसन ढंग के जल के प्रबंधन करना है। जी जी, जब दूध भरने की स्टेज में हमको जल का ध्यान रखना है, और जब हम जुलाई के महीने में रागी और कोदो की बुआई करते हैं तो उतनी जल की हमें आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये है बहुत ही कठोर ठोस फसल होते हैं और सूखा प्रतिरोधी फसलों में अच्छा, बहुत बहुत। और जलवायु परिवर्तन जो आज एक बड़ी चुनौती है, उसको निपटने के लिए ये फसल सक्षम है। जी, बहुत सुघर जानकारी आप देवत हो। अब हम बात करते हैं जैसे कोई भी फसल हवे एक बार उर्वरक प्रबंधन एक बहुत बड़े मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखते। तो रागी और कोदो में उर्वरक प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कब से शुरुआत होना चाहिए और बीच बीच में का मात्रा होना चाहिए, चिल्ला बताते। हमारे किसान भाई जनरली हमने जो देखा है वो छिड़काव करते हैं और यूरिया को सोचते हैं कि यूरिया हमने दे दिया मतलब हमने सारी खाद दे दी। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको छिड़काव नहीं करना है, आपको कतार में बुआई करना है। दूसरी चीज़ कि जब आप खाद दे रहे हैं तो रागी और कोदो दोनों के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको 100 किलोग्राम यूरिया लेना है, 100 किलोग्राम DAP लेना है और 45 किलोग्राम आपको पोटास लेना है, म्यूरोटॉप पोटास लेना है, जिसमें से DAP और पोटास की DAP की 100 किलोग्राम मात्रा, पोटास की 45 किलोग्राम मात्रा आपको बुआई के समय ही देना है। और जब हमने बीज को 2 सेंटीमीटर गहराई पे लगाया है, खाद आपको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे देना है जी। उसके साथ में यूरिया को हमको 3 भागों में बांटना है। जो 100 किलोग्राम था, एक 33 किलोग्राम, 33 किलोग्राम और 34 किलोग्राम। तो 33 किलोग्राम हम बुआई के साथ ही डालेंगे और अगली जो 33 किलोग्राम जो मात्रा है वो हम 30 से 40 दिन बाद देंगे। और जो लास्ट जो अंतिम मात्रा 34 किलोग्राम की है वो हमको बाली बनने की स्टेज में देना है जी। जैसे कि हर फसल में कुछ न कुछ समस्या घलोक आते, रोगराई घलोक पड़ते, और जिस हिसाब से आप बतात हो कि रागी और कोदो है एक मजबूत और कठोर फसल हरे, तो मोला नहीं लगा ज़्यादा रोगरायात हो ही। फिर भी अगर कहीं हमारे किसान भाई मन पास में अगर रागी कोदो लगाए है और बाद में कोई प्रकार के समस्या आवत है तो कौन कौन से समस्या आ सकत है, ये विषय में हम संगवारी मतलब पहले ले पता होना चाहिए। एक पहले एक ठन फोन आवत हवे, हम लेथन। हेलो हेलो जी किसान भाई। हेलो सर। हाँ जी जी नमस्कार। क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मोला मानपुर चौकी जिला है हमारा जी, शेरपाल पंचायत है जी जी। प्रश्न पूछिए भैया। हाँ, मैं 2 घंटे बाद सीट रही जी। सुनिए सर। जी बिल्कुल। तो वो बदला होते जाते, करियात जाते, पूरा धान चुसल जाते। अच्छा। हाँ, 12,000 के दवाई सीट रही कार्य करी जी। दवाई कैसे देखें का करते समझ नहीं आते भाई जी। डॉक्टर साहब धान के विषय में पूछा था, किसान भाई है बदरा हो गए ज़्यादा, कैसे ढंग के निदान करे जाए? ठीक है। पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कितने एरिया में धान लगाई हुई है?
क्या कुछ बताए थे। खैर अच्छा, धान में आपका जैसे आपने बोला कि बदरा हो गया है। हाँ। और देखिए, एक तो धान अगर बदरा हो गया है तो मतलब आपका मिल्किंग स्टेज में है और उसमें आपका कीड़ा आया है, मतलब गंधी बग आया है। तो गंधी बग के कंट्रोल के लिए आपको दवा उसमें डालनी होगी। जी डॉक्टर साहब, हम जी से बात करते हैं कि समय अंतराल में जैसे जैसे हमारे किसान भाई मन रागी और कोदो के अगर फसल लगात है, खेती करत हवे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे प्रकार के रोग राई के भी अगर समस्या आवत है तो वो कौन कौन से समस्या आ सकत है ओकर सामने में, जेकर निदान बर वो पहली से तैयार रहे। जी सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो किसान भाई हैं छिड़काव पद्धति से रागी और कोदो की खेती करते हैं, उनको पहली समस्या तो खरपतवार की आती है। जी। तो खरपतवार जब आप उसको छिड़काव में करेंगे तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप कतार में सोइंग कीजिए। कतार में अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो आप खरपतवार इजी तरीके से उसमें से निकाल सकते हैं। मतलब निराई गुड़ाई, आपको 2 निराई गुड़ाई करना जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई आप 25 से 30 दिन में करेंगे और दूसरी निराई गुड़ाई आप 35 से 40 दिन में करेंगे। और निराई गुड़ाई करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। तो आप जब पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन में करेंगे तो आप क्या काम करेंगे कि जहाँ पौधे की संख्या ज़्यादा है तो आप उसमें थिनिंग करेंगे, मतलब उखाड़ेंगे पौधों को 10-10 सेंटीमीटर में आप उसको मैनेज करेंगे और थिनिंग करेंगे और साथ में ही आपके खरपतवार भी उखड़ के आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और फोन आवत है। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? धनधनी बोला था सर। जी क्या नाम है भैया? परमानंद नाम है सर, परमानंद। जी परमानंद भैया, आप मन प्रश्न पूछो। ये रागी ला धान कटाए का अभी जैसे डालना और परमानंद नाम है सर। जी प्रश्न पूछो भैया। ये रागी ला भी धान काटे के बाद हम लगा सकते हैं का, कैसे तैयारी करें लगी, टाका लगी, इसे जानकारी चाहते। जी मतलब धान कटे के संगे संग हम रागी के खेती करन तो ओकर बर कैसे ढंग के तैयारी करे लगी कहा थे? धान के साथ साथ आपको जून जुलाई में ही इसकी खेती करनी है और जून जुलाई में आप इसकी खेती कर सकते हैं। मतलब धान के साथ में आप इसको लगा सकते हैं। जी वही पूछा था इसको। वही धान के साथ में आप इसको लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्या आ सकत है। जी मैंने पहली समस्या तो खरपतवार की बताई, उसके लिए बताया कि निराई गुड़ाई आपको 2 करनी आवश्यक है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसल है तो इसमें कीट और रोग व्याधियाँ कम आती हैं। जी। लेकिन धान के साथ में, जैसा किसान पूछ रहे थे, धान के साथ में ही किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो धान में तना छेदक आता है। अच्छा। और देखा गया है कि वो तना छेदक रागी और कोदो में भी कहीं कहीं देखा गया। तो उस तना छेदक से हमको निपटने के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G जो हम धान में भी डालते हैं वो हमको 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। जी। और फिप्रोनिल, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिल रहा है तो फिप्रोनिल भी हम 1 ml प्रति लीटर पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं। फिर धान में जैसे झुलसा बीमारी आती है, अंगमारी। फोन आवत है। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हाँ मैं भगत राम पटेल बोला था भैया, जी छत्तीसगढ़ ले। बिल्कुल भगत भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। आज आप लोग डॉक्टर साहब जी मला मोर तरफ से गाड़ा बधाई जाते हैं गणेश उत्सव के। बहुत बधाई भी आप लोग। आपको भी बधाई। हाँ मैं ये जानना चाह रहा है कि जैसे रागी की खेती करना है तो एकड़ पीछे कतकन बीज लग सकते हैं और तैयारी में कौन ढंग से करी? हम पहली बार खेती करूँ कहीं सोचा था, एक बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी एकड़ पीछे कतकन बीज लगी? जी डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी बताया कि 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब आप 4 किलो मान के चलें कि 4 किलो प्रति एकड़ जो बीज है वो रागी का आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। आप जैसे उन्नत खेती का जो सिद्धांत है उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 4 किलो आप जैसे बीज ले रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कार्बेंडाजिम से आप बीज का उपचार भी अवश्य करें। और जो खेती की उन्नत तकनीक है उसमें मैंने लाइन सोइंग के बारे में, आपको कितना उर्वरक डालना है, जल की क्या
आवश्यकता है वो चीज़ें तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन जी, कर दी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। मैं लास्ट में ये क्या परेशानियां आती हैं उसके बारे में, तो मैंने उर्वरक के बारे में बता ही दिया था आपको। जी। कीट व्याधि से रिलेटेड मैं ये बता रही थी कि राइस में झुलसा और अंगमारी ये बीमारी आती है जी। और यही बीमारी ज़्यादातर रागी और कोदो में भी देखी गई है। बिल्कुल, तो जैसे कि हमारा जो झुलसा बीमारी है, तो झुलसा के लिए हम ट्राइजोफास, ट्राइसाइक्लोजोल। डॉक्टर साहब समय के अभाव है, जल्दी जावर पड़ी संगवारी हो बहुत सुघर जानकारी हो डॉक्टर साहब आप मलदी से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन भी संगवारी हो देखे हो कार्यक्रम आप मन किसे लगी सेला आप मन जरूर बताओ। अगले अंक में फिर नवा विषय के संग आबो, तब तक बर जय जोहार।